गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा प्रियम्बल के ऊपर हो रही थी, प्रस्तावना के ऊपर, और प्रस्तावना पर चर्चा के क्रम में हमने भारतीय राज्य की प्रकृति की बात की थी। और भारतीय राज्य की प्रकृति की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और आज अपनी चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की चर्चा इसमें आई है प्रियम्बल में। और डेमोक्रेसी की जब चर्चा आती है तो सवाल यह उठता, डेमोक्रेसी को हम समझें, डेमोक्रेसी को हम जानें। और डेमोक्रेसी को समझने और डेमोक्रेसी को जानने के लिए हम आधार बनाने जा रहे हैं अगले कुछ क्लासेज के दौरान। किसको? एनसीईआरटी की जो बुक है, क्लास 9 एंड क्लास 10, एनसीईआरटी की बुक को हम आधार बनाने जा रहे हैं। और आज जो हमारी आपके साथ चर्चा होगी, वो चर्चा होगी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर 1 है और टाइटल है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसी चैप्टर के आलोक में आज की हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो डेमोक्रेसी शब्द के ओरिजिनेशन को हम देखें तो हमने चर्चा करते हुए कहा था डेमोक्रेसी की व्युत्पत्ति की यद्यपि आप देखेंगे जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो एंशिएंट ग्रीक की बात आती है। डेमोक्रेसी के ओरिजिनेशन को ग्रीस से जोड़ करके देखा जाता है। नहीं, यद्यपि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इंडिया को भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया गया है। नहीं, अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये डेमोक्रेसी जो है वह ग्रीक शब्द है। और इसकी व्युत्पत्ति को देखेंगे तो दो शब्दों से यह व्युत्पन्न है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन, तंत्र। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है?
डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। लोगों का शासन नहीं। और इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम ये कह सकते कि डेमोक्रेसी गवर्नेंस के एक ऐसे मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नेंस के जिस मॉडल में जो है हु विल गवर्न, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता? इसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता। नहीं तो अगर आप देखें ये जो लोगों का शासन है, इस चीज को समझें, या लोगों का शासन जो है वह डायरेक्ट भी हो सकता और यह इनडायरेक्ट भी। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा? नहीं, जहां पर लोग स्वयं, लोगों की गवर्नेंस में भागीदारी होगी, शासन में लोग स्वयं भागीदार होंगे। participation of the people in the process of governance। ठीक है, लोग स्वयं निर्णय लेंगे, शासन प्रक्रिया में लोगों की खुद की भागीदारी होगी। नहीं, लेकिन अगर हम देखें इनडायरेक्ट गवर्नेंस में क्या होगा? लोगों की भागीदारी जो होगी अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। अर्थात अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन दो तरीके से होगा। गवर्नेंस में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी, लोग स्वयं पार्टिसिपेट करेंगे, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी होगी, निर्णय लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। एक तरीका यह है, और दूसरा तरीका है जहां पर, क्योंकि हर लोग इतना सक्षम नहीं होगा ना, हर लोगों के पास इतना समय नहीं हो सकता, हर लोग इतने सक्षम नहीं होंगे, उनमें इतनी काबिलियत नहीं होगी कि वे हर पहलू को समझ सके, हर पहलू पर सोच विचार कर सके और निर्णय ले सके। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो अगर हमारे पास समय नहीं है, घर वगैरह में देखते हैं निमंत्रण आता है ना, तो कई बार कई जगहों से निमंत्रण आ जाता है, एक ही दिन कई जगहों से निमंत्रण आ जाता है, या कई बार निमंत्रण आता है, इनविटेशन आता है। मान लीजिए घर के मुखिया पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? वो कुछ कहते हैं आपको क्या? ये चुमावन लो और वहां चले जाना। अगर पूछेंगे तो कहना पिताजी की तबीयत खराब है। तो वहां पर आप पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहे नहीं। यहां पर अगर आप जाकर के देखें, वहां पर पिताजी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं नहीं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं? हम विधायकों को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, और हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, आइदर दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
हमारे द्वारा जो इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं, इलेक्टेड एमपी जो होते हैं, एमएलए विधानसभा में शिरकत करेंगे, एमपी पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे, नहीं उनमें मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस में उनकी भागीदारी होगी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हमारी भागीदारी होगी, वहां पर वे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट डजंट मैटर वेदर वी हैव वोटेड फॉर देम और नॉट, वो पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र और उस संसदीय क्षेत्र की जनता मतदाताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने उनको चुना और उनको इस बात के लिए ऑथराइज किया कि वो हमारे बिहाफ पर निर्णय ले सके। ये बातें स्पष्ट हुई। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक चीज यहां पर देखें जो एनसीईआरटी की इस बुक में नहीं मिलेगी आपको, उस चीज को भी हम समझते चले, अभी आपको नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र के वर्गीकरण की बात करें या लोकतंत्र के प्रकार की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र के प्रकार की बात करें, लोकतंत्र के वर्गीकरण की बात करें, तो दो प्रकार के लोकतंत्र होंगे। एक जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और दूसरा जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखें तो शासन प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन द गवर्नेंस प्रोसेस। सारे लोग इकट्ठे होंगे, किसी मसले पर विचार विमर्श करेंगे, उस मसले पर विचार विमर्श करेंगे, आम सहमति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। और अगर कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो वोटिंग की ओर जाएंगे और वोटिंग के माध्यम से वे इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता? जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहती, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर देखें, लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, चुनाव या निर्वाचन। पीपुल्स elect their representative, और ये निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रक्रिया में भागीदारी नहीं। तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें
तो भारतीय मतलब प्रस्तावना में भारतीय राज्य की लोकतंत्रात्मक प्रकृति की जो चर्चा की गई है, ठीक है, तो एक लोकतंत्र के रूप में भारतीय राज्य कैसा है, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा है, इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारतीय राज्य कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति स्थिर ना होकर विकसनशील है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसा है, डायनामिक इन इट्स नेचर, यह अपनी प्रकृति में कैसा है, डायनामिक है, गतिशील है। ऐसा कहने का मतलब क्या है, कैसे हम कह सकते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति गतिशील है, भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति गतिशील कैसे है? तो अगर आप इसको जाकर के देखें, अर्लियर की बात मैं कह रहा, 73rd अमेंडमेंट के पहले अगर देखें, भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति क्या थी? भारतीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र था, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। इंडियन डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। यह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण बनकर आती है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र, यह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण बनकर के आती। अर्थात भारतीय लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र था जिसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, वह पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। इतनी बातें स्पष्ट हुई, कोई डाउट? लेकिन अगर आप जाकर के देखें 73rd अमेंडमेंट के कारण क्या चेंज आता? तो अगर आप जाकर के देखें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया जाता? तो 73वें संविधान संशोधन के जरिए देखें, ग्राम सभा की संकल्पना आती है, ग्राम सभा की संकल्पना आती है, ठीक है, विलेज असेंबली नहीं। और यह ग्राम सभा क्या है? यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जबकि अगर आप जाकर के देखें विधानसभा, अर्थात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और संसद, पार्लियामेंट, यह किसका उदाहरण बनकर आता है? आती है नहीं, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के उदाहरण बनकर आते हैं। क्योंकि दोनों जगहों पर अगर आप देखें नहीं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लोगों की भागीदारी संभव होती है। लेकिन अगर आप यहां पर आकर के देखें, नहीं, ग्राम सभा के कंटेक्स्ट में देखें तो सभी मतदाता क्या होते? ग्राम सभा के सदस्य होते। सारे मतदाता। और विलेज असेंबली की जो कार्यवाही होगी, नहीं, इसकी जो कार्यवाही होगी, प्रोसीडिंग्स ऑफ विलेज असेंबली में सभी लोग भागीदारी शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में हम जाकर के भाग ले सकते क्या? वहां की निर्णय प्रक्रिया में हम भागीदार हो सकते नहीं, लेकिन ग्राम सभा में हम भी एमपी एमएलए की तरह व्यवहार करते हैं। विचार विमर्श की प्रक्रिया में हम भी भागीदार होते हैं और जो निर्णय लिया जाता उस निर्णय प्रक्रिया में भी हमारी भागीदारी होती है। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आज के कंटेक्स्ट में ये डायनामिक किसके कंटेक्स्ट में बात की? आज के कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय लोकतंत्र डायरेक्ट भी है और भारतीय लोकतंत्र इनडायरेक्ट भी है। जबकि पहले भारतीय लोकतंत्र केवल डायरेक्ट लोकतंत्र, इनडायरेक्ट लोकतंत्र था। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, समझ में बात आ गई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है वो पीपुल्स पार्टिसिपेशन होगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा। पीपुल्स का पार्टिसिपेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से होगा। यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट अगर है तो पूछ ले। कभी भी इसका यह मतलब नहीं निकालेंगे कि अगर जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। प्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर है। अप्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अक्सर कंफ्यूजन इसमें होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे अगर आप देखें, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है निर्वाचन। और इस निर्वाचन की प्रकृति क्या है? इस निर्वाचन की प्रकृति क्या है? यह निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन भी है प्रत्यक्ष भी है और यह निर्वाचन इनडायरेक्ट भी है। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी है और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी है। एमपी और एमएलए के चुनाव के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव इस चुनाव प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती।
जनता खुद अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। लेकिन अगर आप जाकर के देखें विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों के चुनाव में अगर आप जाकर के देखें तो जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता। और यह इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसके माध्यम से होता? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि डायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फर्क से आप वाकिफ हो गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फर्क से वाकिफ हो गए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है डायरेक्ट इलेक्शन का भी सहारा लिया जा सकता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी सहारा लिया जा सकता, दोनों का सहारा लिया जा सकता नहीं। और इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों का प्रोविजन है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। बढ़े आगे। अब एक शब्द गौर करें, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन लोकतंत्र का किसका है? मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेसी की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किनका नाम आता? अब्राहम लिंकन का नाम आता है। क्या परिभाषा है? शासन, गवर्नेंस, ऑफ द पीपुल, जनता का, फॉर द पीपुल, जनता के लिए, और बाय द पीपुल। दैट इज जनता द्वारा। इस चीज को समझें। ठीक है, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। व्हाट डज इट मीन? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? नहीं, पहला है पार्टिसिपेशन, दैट इज भागीदारी। एक मिनट, सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। ये पहला पिलर है। नहीं, दूसरा क्या है? पार्टिसिपेशन, भागीदारी। और तीसरा क्या है?
रेस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। इस चीज को समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। और केवल प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं, राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, राइट टू बी इलेक्टेड नहीं, स्वयं प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार। गौर कीजिएगा, राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, एंड राइट टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार होना चाहिए और हमें प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अधिकार भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तो अगर एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई उदाहरण दिए गए हैं, जिम्बाब्वे के उदाहरण दिए गए हैं, चीन के उदाहरण दिए गए हैं, मेक्सिको के उदाहरण दिए गए हैं, और तीनों के कंटेक्स्ट में चर्चा की गई है कि चुनाव तीनों जगह होते। चीन में भी चुनाव होता, जिम्बाब्वे में भी चुनाव होता, और मेक्सिको में भी चुनाव होता, और कई अन्य कंट्री का रेफरेंस भी दिया गया है। नहीं, उसी के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी के फीचर की चर्चा की गई है। नहीं, तो यहां पर है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। सबको समान रूप से यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने प्रतिनिधि को चुन सके। और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमें किसके माध्यम से दिया गया है? अगर आप जाकर के देखें तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमें किसके माध्यम से दिया गया है? सार्वभौमिक मताधिकार के जरिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, तो उसके पास ये वोटिंग राइट होगा। उसके पास यह अधिकार होगा कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके या रिप्रेजेंटेटिव चुनने की प्रक्रिया में वह अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सके। नहीं, कई जगहों पर, दुनिया के कई देशों में आप देखेंगे सीमित मताधिकार आपको दिखेगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ वह एक मायने में विलक्षण था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना, यह एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था, यह एक राजनीतिक क्रांति थी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने वन टाइम अपने सभी वयस्क नागरिकों को एक साथ वोटिंग राइट प्रदान किया। ठीक है। अदरवाइज अगर आप जाकर के देखें तो दुनिया के जितने देश हैं उन्होंने लिमिटेड वोटिंग राइट से यात्रा शुरू की, और लिमिटेड वोटिंग राइट से यात्रा शुरू करते हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ बढ़े।
नहीं, विशेष करके देखें, महिलाओं को मताधिकार के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लंबे संघर्ष के बाद आप देखेंगे, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश था जहां पर पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। नहीं, भारतीय कंटेक्स्ट में देखें, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या सवर्ण, क्या अवर्ण, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सबको एक साथ वोटिंग राइट दिए गए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डिफरेंशिएशन की। तो हमें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला नहीं, एंड एट द सेम टाइम स्वयं प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार। आप अगर चुनाव लड़ना चाहें और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, अगर आपकी उम्र 25 साल है या 25 साल से अधिक है, तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते। और अगर आपकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा है, तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आप विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से आपको रोका नहीं जाएगा। ये बातें स्पष्ट हुई। इसलिए जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते, तो रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत दोनों कंपोनेंट जो हैं वो समाहित हैं, राइट टू रिप्रेजेंट एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अधिकार। इतनी बातें स्पष्ट हुई, कोई डाउट नहीं? तो इलेक्शन प्रोसेस में एक दूसरे शब्दों में कहें तो यह रिप्रेजेंटेशन जो है वह क्या करता है? यह रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्शन प्रोसेस में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में सबकी, दूसरा क्या है? पार्टिसिपेशन, शासन में, निर्णय प्रक्रिया में। और यह जो पार्टिसिपेशन है ये डायरेक्ट भी हो सकता, प्रत्यक्ष भी, और यह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है, अब एनसीईआरटी इस प्रश्न को उठाता है, गौर कीजिएगा, एनसीईआरटी इस प्रश्न को उठाता है कि कैसे हम लोकतंत्र को डिफरेंशिएट करेंगे। चुनाव लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हमें यह देखना है कि वह चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है या नहीं है। नहीं, ट्रू डेमोक्रेसी विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के बिना सच्चे लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। वी कांट इमेजिन ट्रू डेमोक्रेसी विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जब हम बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, नहीं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्तें क्या होंगी? नंबर 1, चुनाव प्रक्रिया में सबको भाग लेने का अधिकार हो, एवरीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन। नींद आ रही है आरती? लग तो रहा, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया में सबको भाग लेने का अधिकार हो। दूसरा मतलब चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से किसी को रोका ना जाए। अगर चुनाव प्रक्रिया में किसी को भाग लेने से रोका जा रहा है तो इसका मतलब है उसके ट्रू डेमोक्रेसी होने पर, पहले क्या होता था, पहले देखेंगे, अभी भी कई जगहों पर कभी कभी होता है, पहले होता था नहीं,
आजकल चर्चा होती है ना कि ईवीएम को से बैलेट सिस्टम की ओर लौटा जाए। ठीक है, तो पहले होता तो हो गया आप लोगों का वोट गिर गया है, जाइए, लौटा दिया जाता था। और जो डोमिनेटिंग क्लास होता था उस इलाके में, नहीं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस कैंडिडेट का समर्थक होता था उसके लिए वो वोट सबके बदले वही वोट गिरा देता था। ठीक है, हम लोगों के यहां 1999 में हुआ था। बेगूसराय से मतलब बलिया से 3 लोग खड़े थे। जदयू से रामजीवन सिंह खड़े थे, लोजपा से सूरजभान सिंह खड़े थे और कम्युनिस्ट पार्टी से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह खड़े थे। ठीक, तो सूरजभान की जम करके उस दौर में सूरजभान की चला चली थी, जम करके पैसा बांटा गया था और दबंगई थी ना। तो संयोग से मैं भी वोट देने पहुंचा तो कहा गया तो मैं अड़ गया। अड़ गया तो बवाल हुआ, लेकिन लास्टली वोट गिरा करके लौटा। ठीक है, तो हम इस चीज को समझे, चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी हो। इसका मतलब लोग बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, फ्रीली वो अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर सके। इसका मतलब यह हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रू डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट संभव नहीं है, सच्चे लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। दूसरा, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो। नहीं, आजकल चर्चा होती है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बड़ा खतरनाक फ्रेज है और इस फ्रेज की एक बड़ी कीमत हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि चीन में जाकर के देखें तो एक दल एक नेता का कॉन्सेप्ट, एक दल एक नेता का कंसेप्ट। ठीक है, और एक दल एक नेता के कंसेप्ट का मतलब नहीं, चीन में जो चुनाव होता उस चुनाव में उम्मीदवार एक ही पार्टी के होते, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होते। जनता के पास विकल्प नहीं होते, उन्हीं को चुनना है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां एग्जिस्ट नहीं करती। सैफ को बुरा लग रहा होगा, समझे, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसका मतलब यह कि हम वोटिंग राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके, इसका एक और भी मतलब है, हमारे पास विकल्प हो। देयर मस्ट बी ए लेवल ऑफ ऑप्शंस बिफोर अस, हमारे पास विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जब हमारे पास विकल्प उपलब्ध होंगे, जब हमारे पास अल्टरनेटिव होगा, तो उस अल्टरनेटिव्स के बीच से हमको जो बेहतर लगेंगे हम उनको इलेक्ट करेंगे। ये विकल्प राजनीतिक दलों के भी विकल्प होने चाहिए, ये विकल्प उम्मीदवारों के भी विकल्प होने चाहिए। देयर मस्ट बी ऑप्शंस बिफोर द वोटर्स, वेदर इट इज पॉलिटिकल पार्टी और इट इज अबाउट कैंडिडेट्स। अगर विकल्पों की उपलब्धता नहीं है तो उस वोटिंग राइट का कोई मतलब नहीं है, उस मताधिकार का कोई मतलब नहीं। आज बांग्लादेश चर्चा में है ना, शेख हसीना चर्चा में है ना। अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, कैसे हुआ है? मतलब बेसिकली देखेंगे, जितने लोग चुनाव जीते हैं, जितने लोग चुनाव जीते हैं, चाहे वो अवामी लीग के कैंडिडेट चुनाव जीते हो या अवामी लीग से भिन्न कैंडिडेट चुनाव जीते हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया गया और जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो अवामी लीग के कार्यकर्ता है।
ताकि दुनिया की नजरों में यह साबित किया जा सके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? जो प्रमुख विरोधी दल थे और प्रमुख विरोधी गठबंधन थे, चाहे खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात कर ले या हम जमायते इस्लामी की बात कर लें, उन लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया गया। और ऐसे जो विरोधी उम्मीदवार थे उनकी उम्मीदवारी को विभिन्न बहानों से खारिज किया गया। बातें स्पष्ट हुई? तो इसलिए अगर आप देखें, ये जो बात हमने की फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो पहला कंडीशन है हम अपने वोटिंग राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके। नंबर 2, हम अपने वोटिंग राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, विकल्प हमारे पास होने चाहिए। ये विकल्प राजनीतिक दलों के भी होने चाहिए और ये विकल्प उम्मीदवारों के भी होने चाहिए। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो तीसरा कंटेक्स्ट है नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार। हम अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास यह अधिकार होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ सकें, हमें चुनाव लड़ने से ना रोका जाए। अभी इंदौर में क्या हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान? इनफैक्ट 2 जगहों पर, इंदौर में और सूरत में, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया, नॉमिनेशन का डेट समाप्त होने के बाद जो है उन्होंने अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लिया और सूरत में खारिज कर दिया गया पर्चे को विभिन्न तरीकों से। नहीं, अब कैसे विड्रॉ किया गया और कैसे नॉमिनेशन खारिज किया गया, यह पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नहीं, और बांग्लादेश में तो व्यापक स्तर पर यह काम धड़ल्ले से हुआ। आज बहुत लोगों को शेख हसीना की चिंता हो रही है। तो अगला कंपोनेंट है चुनाव लड़ने का अधिकार। अगर फ्रीली चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, चौथा कंपोनेंट है लेवल प्लेइंग फील्ड का सृजन। लेवल प्लेइंग फील्ड का सृजन, समान अवसरों का सृजन। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सृजन की बात मैं कर रहा, किसके कंटेक्स्ट में कर रहा? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध। इस बार के चुनाव में देखेंगे एक अजीब वाकया हुआ। ठीक है, बाद में पता चला चुनाव आयोग ने चुनाव के समाप्त होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें चुनाव आयोग ने यह बतलाया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के कंटेक्स्ट में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि 3 बड़े नेताओं को किसी प्रकार की नोटिस सर्व नहीं की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ठीक है, तो सवाल यह उभर करके सामने आता
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावी आचार संहिता इन 3 लोगों के लिए प्रभावी नहीं होगी और सबके लिए प्रभावी होगी। इसका क्या मतलब है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? और क्या इन 3 लोगों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को शामिल किया जाना जो है एक प्रकार का कवर अप नहीं है? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? पता चला जितने फंड आ रहे हैं, नहीं 80% फंड जो हैं रूलिंग पार्टी की तरफ जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ जा रहे हैं। 20% फंड में, 15% फंड में से सारे पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं। 50% फंड, 55% फंड जो टोटल गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो रूलिंग पार्टी को गए। तो क्या ऐसी स्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन संभव होगा क्या? सवाल यह उभर करके सामने आता। ये बातें समझ में आ रही है या नहीं? तो हम इस चीज को समझें। तो पहला क्या कंपोनेंट है? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। दूसरा कंपोनेंट क्या है? पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, समझे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णयन। यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। सामूहिक निर्णयन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। नहीं, सब लोग मिलजुल करके निर्णय लेते हैं, निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी होती है। और एक और बात ध्यान रखें, केवल चुनाव यह निर्धारित नहीं करता कि ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। आपको यह भी देखना है कि डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है या नहीं है। अंतिम फैसला लेने का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है या नहीं है। अगर लोकतंत्र होगा तो डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेट ऑथोरिटी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। और अगर सूडो डेमोक्रेसी होगा, अगर सूडो डेमोक्रेसी होगा, अगर छद्म लोकतंत्र होगा, तो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी जो है वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में ना होकर के किसी और के हाथ में होगी। जैसे आप देखें डिक्टेटरशिप में तानाशाही की जो व्यवस्था होती है, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी नहीं होती, तानाशाह के हाथ में होती। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें मोनार्की जो होगी, मोनार्की जो होगी उसमें डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेट ऑथोरिटी जो है मोनार्क के पास होती है। जैसे ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में देखें, ब्रिटेन में तो मोनार्की भी है और ब्रिटेन में डेमोक्रेसी भी है। इलेक्टेड इलेक्टेड के रूप में, इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में पीएम मौजूद होते। तो वहां डेमोक्रेसी है या नहीं है किस बात की से निर्धारित होगा? तो डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेट ऑथोरिटी वहां पर किसके पास है? पीएम के पास या मोनार्क के पास? प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए वहां पर डेमोक्रेसी है। अगर डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी पीएम के पास ना होकर के रानी या राजा के पास होती, तब वो डेमोक्रेसी नहीं होती, तब वह सच्चा लोकतंत्र नहीं होता। राजा रानी का चुनाव नहीं होता है क्या? घर में दादाजी हैं? पापा कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। कब ज्वाइंट फैमिली है या अलग हो चुकी? ज्वाइंट फैमिली है। नहीं, दादाजी की उम्र कितनी होगी? 75 साल। एक्टिव हैं या इनएक्टिव? हाँ, चलते फिरते हैं। एक्टिव का वो मतलब मेरा नहीं है, मतलब रिसोर्स पर कंट्रोल है, पापा का है। ठीक है,
होता क्या है, हर चीज की एक लीगेसी होती है, ठीक है, और उस लीगेसी को हम फॉलो करते हैं। ब्रिटेन में मोनार्की की लंबी परंपरा रही, ठीक है, मोनार्की की लंबी परंपरा रही, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए संघर्ष चला। तो उस संघर्ष में मोनार्की को रिप्रेजेंट करने वाले जो फोर्सेस थे और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करने वाले जो फोर्सेस थे, उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और उन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, तो उस समझौते के हिसाब से यह ड्रॉ आउट किया गया कि फॉर्मल हेड के रूप में मोनार्की को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन रियल पावर मोनार्की के पास नहीं होगी। मोनार्क को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा, और रियल पावर, रियल ऑथोरिटी किसके पास होगी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। नहीं तो जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है ना मेंस में कि क्या राष्ट्रपति की भूमिका रबर स्टंप वाली है, पूछा जाता है या नहीं? क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल जो हैं रबर स्टंप के रूप में हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करना होता है? नहीं, तो रियल हेड वो नहीं है। रियल हेड कौन है? पीएम या सीएम, वो फॉर्मल हेड। तो वो उसी तरह वहां पर जो है मोनार्की की लीगेसी को बनाए रखा गया सिंबॉलिकली, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से बांध दिया गया। क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात होती है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का उदाहरण है ब्रिटेन। क्लियर? अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, नहीं तो अगली जो बात उभर करके सामने आती, ट्रू डेमोक्रेसी की एक और पहचान है, और वह क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता का बुनियादी सिद्धांत। जैसे अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। नहीं, 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति एक मत का कॉन्सेप्ट है। नहीं, और दूसरा, सभी के मतों के मूल्य क्या है? बराबर है। राष्ट्रपति भी वोट डालने जाएंगे तो उनके मत का उतना ही वैल्यू है, प्रधानमंत्री भी वोट डालने जाएंगे, उनके मत का भी वही वैल्यू है। अंबानी भी वोट डालने जाएंगे, अडानी भी वोट डालने जाएंगे, तो उनके मत का उतना ही वैल्यू है जितना हमारे और आपके मत का वैल्यू है। कितनी बातें स्पष्ट हुई? तो बिना पॉलिटिकल इक्वलिटी के जो है वह डेमोक्रेसी की हम कल्पना नहीं कर सकते। अब अगर आप जाकर के देखें, अगला डायमेंशन क्या उभर करके आता, जैसे अभी अभी तो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, और अभी कल ही जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई। जबकि पिछले बार तक अगर आप जाकर के देखें, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इन सब के चुनाव, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं की गई। क्या कहा गया? नहीं, महाराष्ट्र में फेस्टिवल के कारण जो है, एक तो बरसात के कारण तैयारी नहीं हो पाई है, नहीं, और दूसरा फेस्टिवल के कारण जो है, मतलब अभी चुनाव मुमकिन नहीं है। जबकि जब जम्मू कश्मीर की चर्चा की गई, जब हरियाणा की चर्चा की गई, तो कहा गया अद्भुत संयोग है, ये फेस्टिवल है, और इसी के साथ जो है लोकतंत्र का भी उत्सव होने जा रहा है। एक अजीब संयोग है, और इससे इसको फायदा मिलेगा। तो जो तर्क यहां पर चुनाव करवाने के पक्ष में दिए गए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उसी तर्क के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव की, एक साथ चुनाव की संभावना को खारिज भी किया गया। क्या?
काहे? पर्व और त्योहार महाराष्ट्र में बाधक है और पर्व और त्योहार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में सहायक बन करके आ सकते। जैसे इसका एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि अगर पर्व के समय चुनाव हो तो लोग अपने अपने घर आएंगे, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, और उसके पीछे वो तर्क नहीं होता। उसके पीछे तर्क क्या है? तो उसके पीछे सिंपल सा तर्क है कि महाराष्ट्र में लाडली स्कीम का सेकंड किस्त आना है, वही ठीक है, उसका दूसरा किस्त आना है और वो प्रोबेबल है, ठीक है। तो वहां पर जो आप इस बात को समझें, चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की जो फंक्शनिंग है वो केवल इस निर्णय से प्रश्न नहीं उठ रहा। लोकसभा चुनाव में जब 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई थी और लोकसभा चुनाव के लास्ट फेज को 1 जून को रखा गया था, उस समय भी प्रश्न उठे थे और उस समय भी चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार किया। 3 जून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यह स्वीकार किया था कि इस बार हमने ये सीखा कि अगले बार से जो है चुनाव थोड़ा सा पहले संपन्न करवा लेना चाहिए, इतनी गर्मी में चुनाव प्रक्रिया को खींचने की बजाय। तो मैटर वो नहीं हो। यहां जो प्रश्न उठ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। हम इस चीज को समझें। और वो प्रश्न एक बार नहीं उठ रहे और अचानक से हवा में नहीं उठ रहे। इसका लंबा एक कंटिन्यूटी में ये प्रश्न उठ रहे हैं। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। नहीं तो अब जो प्रश्न उभर करके सामने आता, तीसरा तो पहला कंपोनेंट हो गया रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्या हो गया? पार्टिसिपेशन। जब आप 150 एमपी को जो है 24 घंटे के अंदर जो है पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते, नहीं, यह सस्पेंशन कहीं ना कहीं क्या करेगा? लोकतांत्रिक भागीदारी की संकल्पना को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? और जितने महत्वपूर्ण बिल हैं उस बीच आप पारित करवा लेते हैं। नहीं तो लोकतांत्रिक भागीदारी की संकल्पना क्या कहती है? लोकतांत्रिक भागीदारी की संकल्पना कहती है कि विचार विमर्श की प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबकी भागीदारी हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पूरी की पूरी उस पर चर्चा हो। नहीं आप ये बतलाइए ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, नहीं, देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं ना, तो 28 राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 5, कितने? 8 हैं या 7? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कैसे आप चुनाव कराएंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन के बैनर तले लोकसभा चुनाव ये कैसे करवाएंगे? विधानसभा चुनाव ये कैसे करवाएंगे? बतलाइए। प्रश्न उठते हैं या नहीं? तब तो सालों भर चुनाव चलेगा। जो स्थिति है। तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब गौर करेंगे, एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी विल बी रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द पब्लिक।
नहीं, एक सच्चे लोकतंत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के प्रति रेस्पॉन्सिव हो, जनता की समस्याओं के समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। पीपुल्स कंसर्न जो है उनको रिजॉल्व हुआ करे, उसका रिजोल्यूशन वहां मिलना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहां पर मिलना चाहिए। अर्थात विदाउट रेस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द पब्लिक, वी कांट इमेजिन अबाउट ट्रू डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या उम्मीद करते? संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर वो हमसे जुड़े मुद्दों को उठाएं। नहीं, अगर पुल जो है, ब्रिज जो है, पके हुए आम और पके हुए अमरूद की तरह गिर रहे हैं, तो इस पर चर्चा विधानसभा के भीतर होनी चाहिए, इस पर चर्चा संसद के भीतर होनी चाहिए। हम ट्रू डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं, हम ट्रू डेमोक्रेसी से यह उम्मीद करते हैं कि अगर कलकत्ता में ऑन ड्यूटी जो है, ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, उसकी जान ले ली जाती है, तो ट्रू डेमोक्रेसी से हम यह उम्मीद करते हैं कि वह डॉक्टरों की चिंताओं का समाधान करे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, और जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको कानून के दायरे में लाया जा सके और कानून द्वारा निर्धारित सजा उनके लिए सुनिश्चित की जा सके। यह ट्रू डेमोक्रेसी से हम उम्मीद करते हैं, यह हमारी अपेक्षा ट्रू डेमोक्रेसी से है। लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी से हम यह भी उम्मीद करते कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसके प्रति भी वह संवेदनशीलता प्रदर्शित करे, वह चिंता प्रदर्शित करे। बातें स्पष्ट हुई? तो पहला रेस्पॉन्सिवनेस, यह रेस्पॉन्सिवनेस होने चाहिए, आम जनता के प्रति लोकतंत्र से संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा, लोकतंत्र से हम अपेक्षा करते वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वह जनता के प्रति जवाबदेह हो। और जनता के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के प्रति उसके अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया गया है? तो जनता के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनता के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया गया है। आप अगर देखें तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना के जरिए जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है। नहीं, दूसरा अगर आप जाकर के देखें, नहीं, नियमित अंतराल पर चुनाव के जरिए भी क्या किया गया है? इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, इसके जरिए भी उसके उत्तरदायित्व और उसकी जवाबदेही को इंश्योर करने का प्रयास किया गया। अगर कोई सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, नहीं, तो चुनावों में जनता को रिजेक्ट करने का अधिकार है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्रू डेमोक्रेसी की पहचान है कि जो लोग सत्ता में हैं उनको सत्ता से बेदखल करने का अधिकार, राइट टू चेंज द रिजिम। अगर सत्ता में जो लोग मौजूद हैं उनको बेदखल करने का अधिकार हमारे पास है, उनको सत्ता से बाहर करने का अधिकार हमारे पास है, तो ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। अगर यह अधिकार हमारे पास नहीं है तो ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हो सकता है कोई लगातार, जैसे नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार चुन करके आए, नहीं, तीसरी बार चुन करके आए, तो हो सकता है कोई बार बार चुन करके आ रहा हो। बार बार चुन करके आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन
हमें यह देखना है क्या जनता को यह राइट है या नहीं कि वो उसको रिजेक्ट कर सके, वो उसको चेंज कर सके। और इस चीज को कई कंटेक्स्ट में हम देखते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो आप अगर जाकर के देखें, जो महत्वपूर्ण मसले हैं, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता? राजनीतिक कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ, और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? वह कलेक्टिवली लोअर हाउस के प्रति रिप्रेजेंटेटिव है। लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, उस सदन के प्रति जिम्मेवार है जिस सदन के सदस्यों को जनता प्रत्यक्षतः निर्वाचित करती है। वो लोकसभा के सदस्य हो, वो विधानसभा के सदस्य हो। जैसे उनका कॉन्फिडेंस लूज करेंगे उसको रिजाइन करना होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ। और इन दोनों के अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा हमने क्या कहा, इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, इन दोनों के अलावा देखें नहीं तो सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो सरकार को संसद को भरोसे में लेना होता है। संसद के सदस्य लगातार प्रश्न पूछ के सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। नहीं, एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, ट्रू लोकतंत्र की एक और पहचान है, सच्चे लोकतंत्र की एक और पहचान है। ठीक है, और वह पहचान क्या है? नंबर 1, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है या नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका है या नहीं। दूसरा, इंडिपेंडेंट मीडिया है या नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर है या नहीं है। सरकार में बैठे लोगों और सरकार की नीतियों की आलोचना प्रत्यालोचना करने का अधिकार है या नहीं है। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज, इट्स प्रोग्राम्स, ये है या नहीं है। इसी के जरिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट देखें, ट्रू डेमोक्रेसी की जो है, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, सिविल सोसाइटी की सक्रियता की। सजग सिविल समाज या जागरूक सिविल समाज की जरूरत होती है। एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिक दायित्व भी हमारा होता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि एक अवेयर सिटीजन के रूप में हम बिहेव करें। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो अंतिम बात जो कहूंगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को नियम और कायदों में बंधकर काम करना होता है। आर्बिट्ररी मैनर में वो काम नहीं कर सकते। दे शुडंट एक्ट और बिहेव आर्बिट्ररली। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर उन्हें एक्ट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर उन्हें बिहेव करना होता है। उनकी पावर्स और अथॉरिटी, इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स और अथॉरिटी किसके द्वारा रेगुलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेगुलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड भी है। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो कोई भी लोकतंत्र, कोई भी डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी है या नहीं है, इसका निर्धारण किस आधार पर करेंगे? इन्हीं 3 बुनियादी शर्तों पर, इन्हीं 3 कसौटियों पर हम उसको कसेंगे और हम ये देखेंगे कि वो ट्रू डेमोक्रेसी
है या नहीं है। ठीक है, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे तो प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो लास्टली अगर मैं कंक्लूड करूं, लास्टली अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि जो बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? नंबर 1, गवर्नेंस बाय द पीपुल। लोगों के द्वारा शासन। दूसरा, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी विद डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी विल बी प्राइमरली विथ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अंतिम फैसला करने का अधिकार किसके पास होगा? निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होगा। तीसरी बात हमने कहा वह क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा समान राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता, विकल्पों की उपलब्धता। और लास्ट बिंदु कहूं, ठीक है, संविधान, नियम और कानूनों के दायरे में रहकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का काम करना। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की दुविधा हो तो पूछ सकते, क्योंकि आज यहीं पर छोड़ूंगा। जाके तलाशने की कोशिश की, स्मार्टफोन यूज करते हैं या नहीं, तो जाकर के तलाशने की कोशिश की फेबियन सोशलिज्म का मतलब क्या है। बोलो। क्या? वही कंटेक्स्ट वही है, रोमांटिक सोशलिस्ट, समझे? रोमांटिक सोशलिस्ट, ऐसे सोशलिस्ट जो रोमांटिसिज्म की ओर ओरिएंटेड थे। कितना अच्छा लगता है ये कहना कि हम अमीरों को गरीब बना करके समाजवाद नहीं लाएंगे, गरीबों को अमीर बना के समाजवाद लाएंगे। और अगर आप जाकर के देखें तो पिछले करीब 77 वर्षों से तो हम गरीबों को अमीर बना करके समाजवाद ला रहे हैं, नहीं? और ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है इसको पुष्ट भी कर रही है कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही है, नहीं? गिनी कोफिशिएंट जो है, गिनी गुणांक जो है, 0 से लगातार किधर मूव कर रहा है? 1 की ओर मूव कर रहा है। और गिनी कोफिशिएंट का 0 से 1 की ओर मूव करना क्या बतलाता है? गिनी कोफिशिएंट का 0 से 1 की ओर मूव करना यह बतलाता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विभेद, आर्थिक असमानता जो है वो लगातार बढ़ रही है, नहीं? तो नेहरू की सोच, नेहरू समाजवादी थे लेकिन उनकी सोच रोमांटिक थी। रोमांटिक का मतलब ये मत सोचिएगा कि रोमांटिक होने का मतलब जो है प्रेम, और रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव। उनकी सोच वो कल्पनाशील ज्यादा थी, आइडियलिस्ट ओरिएंटेशन उनका ज्यादा था। और जो भी कल्पनाशील होगा, आइडियलिस्ट ओरिएंटेशन होगा, उसका ग्राउंड रियलिटी से वो थोड़ा, बहुत शब्द नहीं यूज करूंगा, ग्राउंड रियलिटी से वो थोड़ा दूर पहुंच जाएगा, नहीं? कैसे माँ पिताजी को लड़ते देखते होंगे तो क्या लगता होगा कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, पहला रिएक्शन यही आता होगा, नहीं? जबकि होगा क्या, देख लीजिएगा आने वाले समय में। कोई डाउट है यहां तक में? इनफैक्ट जिसको आप साम्यवाद कहते हैं वो भी ए फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म है। सत्ता और शक्ति का संकेंद्रण जहां पर भी होगा वहां पर ऑथोरिटेरियनिज्म का खतरा होगा, डिस्पोटिज्म का खतरा होगा, टोटलिटेरियनिज्म का खतरा होगा। ठीक है, तो जितने सोशलिस्ट साम्यवादी देश होंगे, ठीक है, तो साम्यवादी देशों में, और उन्होंने एक शब्द भी मार्क्स ने यूज किया है,
मतलब कम्युनिज्म का अल्टीमेट गोल क्या है? सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना। ठीक है, तो वो ऑथोरिटेरियनिज्म वहां पर होगा, वो चीन में भी है क्या? हाँ। तो इसलिए जो प्रश्न हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था ना, वो तो जैसे अगर आप देखें वैध सरकार और अवैध सरकार, जैसे शेख हसीना 2024 में जीती नहीं, तो उस इलेक्शन और उस इलेक्टोरल विन के जरिए उन्होंने जो है अपने गवर्नमेंट की वैलिडिटी को साबित करने का प्रयास किया कि उनकी सरकार वैध सरकार है। लेकिन ऑपोजिशन ने और वेस्टर्न कंट्री ने लगातार इलेक्टोरल प्रोसेस को क्वेश्चन करके उनकी लीगल वैलिडिटी, उनके गवर्नमेंट की लीगल वैलिडिटी को क्वेश्चन करने का काम किया नहीं, और लीगल वैलिडिटी को क्वेश्चन करते हुए उन्होंने क्या कहा है, यह लीगली वैलिड गवर्नमेंट नहीं है, यह इनवैलिड गवर्नमेंट। इसके कंटेक्स्ट में देखें ना, और कुछ तो इसका रेस्ट पार्ट जो है पॉजिटिव नेगेटिव और एक 10th वाली एनसीईआरटी दे दें। 2 चैप्टर पढ़ के आइएगा, एक चैप्टर 3 जो है 10th वाली एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, और दूसरा चैप्टर 1 जो है सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर्स। इस 2 चैप्टर को पढ़ करके आइएगा।